बात यह है कि चीन में 1945 में इनकलाब आया और जिस वक्त चीन में इनकलाब आया माओ ज़ेडुंग की क़यादत में, उस वक्त वो बिल्कुल एक देहाती सी कम्युनिटी थी। बहुत बड़ी तादाद जो सोसाइटी में थी वो किसान थे। और चीन का जो इनकलाब है वो जब आया तो चीन वॉज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और तरक्की उस तरह से है नहीं, लेकिन चंद दहाइयों में हमने देखा कि चीन ने तरक्की की मंजिलें पार करना शुरू की। और अब पिछले 20, 25, 30 साल से तो आप देखें कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में वो बहुत आगे निकल गए। किसी भी दुनिया के कोने में आप चले जाएं, आपको मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। तो चंद दहाइयों में उन्होंने ये सफ़र तय किया। अगर मैं आपसे जर्मनी की बात करूँ तो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था हिटलर के बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और चंद दहाइयों में दोबारा वो कौम भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और आज जर्मन कार्स पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन लग्जरी एग्जीक्यूटिव कार्स मानी जाती है और पूरी दुनिया में वो अपना सिक्का मनवा चुके हैं। अगर मैं आपसे जापान की बात करूं, 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी धमाके हुए तो उसके बाद जापान भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एक ट्रॉमा था जिससे वो कौम गुजरी, उनके बच्चे गुजरे, उनकी नस्लें गुजरी, लेकिन उसके बावजूद चंद दहाइयों के अंदर उन्होंने कम बैक किया और वो फिर से एक अजीम कौम के तौर पर दुनिया के सामने खड़े हुए और टेक्नोलॉजी के किंग्स बन गए, वर्ल्ड लीडर्स बन गए। अगर मैं आपसे बर्तानिया की बात करूं तो दूसरी जंग अजीम के बाद चर्चिल के जमाने में बर्तानिया के बारे में कहा जाता था कि कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिस पर बमबारी हुई है, लेकिन उसने कहा था कि इज आवर जस्टिस सिस्टम स्टिल इंटैक्ट। उसको जवाब मिला यस इट इज इंटैक्ट। ही सेड वी विल बिल्ड अगेन, और उन्होंने बिल्ड किया। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में आपको बर्तानिया में मिलेंगी। पूरी दुनिया से लोग, मैं बर्तानिया में पढ़ा हूं, पूरी दुनिया से, फर्स्ट वर्ल्ड से भी लोग बर्तानिया में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। चंद दहाइयों में वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए दूसरी जंग अजीम को सरवाइव करने के। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आज से 75 साल पहले जिस तरह के थे उसी तरह के आज हैं, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मैं आपसे अर्ज करूं कि 25 साल पहले जब हम बच्चे थे, हमारे एक दोस्त ने एक नज़म लिखी और उसने इमेजिन किया कि जैसे वो एक बच्चे की सोच में आपको बता रहा हूं कि जैसे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह के सामने खड़ा है और उसकी गुफ्तगू हो रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, और उनसे वो कह रहा है पाकिस्तान बनने के 50 साल बाद जिसके लिए हमारे अजदाद ने कुर्बानियां दी कि आज का पाकिस्तान कैसा है। तो नज़म उसने लिखी कि वेलकम Welcome, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, to the manifestations of your dreams. Welcome to the fate where none may redeem. For this is the cradle where ideologies sleep. For this is the hearth where vision weeps. Welcome. Welcome, for you have no choice but to endure. Welcome, for this is your land of the pure. यानी कि खुशामदीद आपकी पाक सरजमीन पर। ये वो जगह है जहां पे नजरियात सो जाते हैं। ये वो जगह है जहां पर कुछ नहीं बदलता। ये वो जगह है जहां पे आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो 25 साल पहले हमारे एक दोस्त ने, जब हम बच्चे थे, ये नज़म लिखी। आज 25 साल बाद भी अगर मैं नज़म आपके सामने पढ़ रहा हूं तो क्या ये रेलेवेंट नहीं है? ये तो आज भी रेलेवेंट है। अब मेरा खदशा ये है कि कल को जब मेरा बच्चा जवान होगा इंशाअल्लाह, तो ये तब भी कहीं रेलेवेंट ना हो। जब हमारे बच्चे जवान होंगे तब भी खुदा ना खास्ता ये रेलेवेंट ना हो। ये रेलेवेंट नहीं रहनी चाहिए, हमें इससे आगे निकलना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है? मैं समझता हूं नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी भी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत की बदहाली भी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। और बहुत बड़ी बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी भी नहीं है, क्योंकि ये वो तमाम मसाइल हैं जो अगर एक मसला हल हो जाए, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, तो ये मसला हल हो सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पिछले 75 सालों में पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इंतजामी नाकामी है। हर दौरे हुकूमत में, चाहे वो जमहूरी था चाहे वो डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतजामी नाकामी। और ये क्यों मसला है? ये इस वजह से मसला है, अब मैं बिल्कुल खुली सच्ची बात करने लगा हूं, वो इस वजह से
कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदानों में लड़ाई है, एक पावर स्ट्रगल है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हुआ है, पाकिस्तान को, बिकॉज द फोकस गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। देखिए जी, हुकूमतों का काम ही होता है, ब्यूरोक्रेसी का, एस्टैब्लिशमेंट का, जुडिशरी का, इन सब का काम क्या है? मतलब कि आप जज बनते हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठते हैं, आप जनरल बनते हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, आप पॉलिटिशियन बनते हैं, इतमाद वोट लेकर आते हैं लोगों से, इतनी बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्या करना है आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ना, आपने इंतजामी अमूर को संभालना है। और इंतजामी अमूर क्या है? 2 3 4 सीधी सीधी बातें हैं। इस तरह से मुल्क चलाओ कि हर बंदे को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ मुयस्सर हो। इस तरह से मुल्क चलाओ कि बुनियादी हकूक मुयस्सर हो। इस तरह से मुल्क चलाओ कि आइन की पासदारी हो। इस तरह से मुल्क चलाओ कि तरक्की की राह पर गामजन हो। लेकिन वहां तक तो नौबत आती नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है, क्योंकि पावर स्ट्रगल है, क्योंकि आपस की लड़ाई है, सारा फोकस उधर चला जाता है। हम तो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। वी गेट इग्नोर्ड एंड वी गॉट इग्नोर्ड इन द पास्ट। अब आज की जो एक डेवलपमेंट है, जो चेन ऑफ कमांड में तब्दीली हुई है, अगर आप वो मनाजिर देखें, जनरल आसिम मुनीर साहब, ही हैज assumed the charge of the chief of the army staff, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो गए। पहले आपको मैं सुनवाता हूं कि बाजवा साहब ने इस मौके पर तकरीर करते हुए क्या कहा। खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर कर रिटायर हो रहा हूं। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। तो एक तो जनरल बाजवा साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो कह रहे हैं कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल जनरल बाजवा गुमनामी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात हो और उसके बाद 6 साल उस पोजीशन में सर्व करे, और इतनी पावरफुल पोस्ट है पाकिस्तान में, तो वो गुमनामी में कभी भी नहीं जा सकता। आज अयूब खान गुमनामी में नहीं गए, जनरल याहिया खान गुमनामी में नहीं गए, जनरल ज़ियाउल हक गुमनामी में नहीं गए, जनरल मुशर्रफ गुमनामी में नहीं गए, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, जनरल राहील शरीफ गुमनामी में नहीं गए। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा की जो लेगेसी है वो जिंदा रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 साल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर जो भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जो भी मामलात सामने हैं, वो याद रखा जाएगा। उसके ऊपर बात भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, किताबें भी लिखी जाएंगी, टॉक शोज़ भी होंगे, सेमिनार्स भी होंगे। तो गुमनामी वाली तो बात कोई है नहीं। तो ये मेरे ख्याल में उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि वो गुमनामी में चले जाएंगे। अभी तो उनके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू और बातें और तारीखी तौर पर इस हवाले से बातें होगी, तो ये बात नहीं है। अच्छा, अब जो बात है नए चीफ की, जनरल आसिम मुनीर, अब मैं समझता हूँ कि जितने भी हालात मैंने जिनका जिक्र किया आपसे थोड़ी देर पहले, इनमें आई रियली होप एंड आई रियली एक्सपेक्ट दैट दिस न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिन्होंने आज कमांड संभाली है, ही टर्न्स आउट टू बी अ बीकन ऑफ लाइट, he turns out to be a beacon of hope for this country, and this is extremely important. And why do I say that? Because everybody knows that this is Pakistan and this post is very authoritative. जो शख्स भी इसके ऊपर आकर बैठता है उसके पास बेइंतहा ताकत इक़्तिदार है, और मुल्क को, जो भी मुल्क की सिमत जो है वो जिस सिमत में वो मुल्क जाना शुरू होता है उसमें उसका बहुत कलीदी किरदार है। Therefore I really urge the newly appointed chief of the army staff that he should play an extremely positive role and an extremely historical role in this country as the chief of the army staff. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होना चाहिए। तो अब क्या होगा ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा, किस तरह से वो ओहदे को जो है अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करेंगे, हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा।